अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमैमा शकूर फ्रॉम विलियम्स यूनिवर्सिटी। तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स 2 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। कोर्स कोड है हमारे पास 304। हमने इसके 4 लेक्चर ले लिए हैं, तो आज हमारा 5वां लेक्चर है। हम 5वें लेक्चर में सिर्फ पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इसी लेक्चर का जो हम पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पिछला जो हमारा लेक्चर था उसे रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है अप्रोक्सीमेशन मेथड का। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड जो हमारे पास चैप्टर है, इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि अप्रोक्सीमेशन मेथड हमारे पास है कितने। उसमें से सबसे जो पहला मेथड था परटर्बेशन थ्योरी का, वो हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसको हमने डिटेल से पढ़ लिया था। उसके बाद हमने परटर्बेशन थ्योरी के बाद इसके एप्लीकेशन स्टार्ट किए हुए थे। तो एप्लीकेशन में हमने सबसे पहले जो एप्लीकेशन डिस्कस किया था वो फाइन स्ट्रक्चर एंड एनोमली स्ट्रक्चर का था, जिसमें से हमने फाइन स्ट्रक्चर को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने इसका केस स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को डिस्कस किया था, और हमने किसकी एग्जांपल ली थी, हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल लेकर हमने डिस्कस किया था। ये हमने इसका क्लासिकल व्यू भी देखा था और साथ साथ इसका क्वांटम व्यू भी देखा था। हमने देखा था कि क्लासिकल व्यू में हम किस तरह इंटरप्रेट करेंगे और क्वांटम व्यू में हम उन्हीं के ऑपरेटर को यूज करते हुए अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे, और हमने एनर्जी आइगन वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट की थी और हैमिल्टोनियन फाइंड आउट किया था हमने। तो आज हम इससे जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर था जो एनोमली जीमन इफेक्ट का था, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एनोमली जीमन इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए जीमन इफेक्ट क्या है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था फाइन स्ट्रक्चर का। फाइन स्ट्रक्चर एक हमारे पास होता है और एक होता है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी फाइन स्ट्रक्चर एंड दी हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फाइन स्ट्रक्चर तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था कि जो फाइन स्ट्रक्चर है वो किसकी वजह से होता है, ऑर्बिट और स्पिन कपलिंग की वजह से। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जब हम बात करते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर की, तो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, किसी भी एटम का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमें स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन और दूसरा ऑर्बिट की हम बात नहीं कर रहे। अब हम बात कर रहे हैं दोनों की स्पिन की। लास्ट टाइम हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन दे रहा है तो जो प्रोटॉन न्यूक्लियस होगा उसको हम ऑर्बिटल देखेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है तो हम न्यूक्लियस को एज अ स्पिन के तौर पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें मिलता है इंटरेक्शन से। किसके इंटरेक्शन से, स्पिन के इंटरेक्शन से। अब हम स्पिन किसकी ले रहे हैं, ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। मतलब जब हम बात करते हैं किसी भी एटम की तो हम क्या कहते हैं कि सेंटर में उसका न्यूक्लियस है। तो चलिए मैं यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल ले लेती हूँ, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी हाइड्रोजन एटम को डिस्कस किया था। तो हाइड्रोजन एटम में हम क्या कहते हैं कि आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो अगर ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट में, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी स्पिन हम क्या डिफाइन करते हैं, प्लस माइनस हाफ। तो इसका जो स्पिन का इंटरेक्शन है वो इसके न्यूक्लियस के साथ क्या स्पिन के इंटरेक्शन, जो भी इसके स्पिन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, उस इंटरेक्शन की वजह से हमें जो मिल रहा है स्ट्रक्चर उसे हम कहेंगे हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। तो अब ये तो मैंने आपको डिफरेंस शो कर दिया कि जो लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था और जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है तो ये आपको आना चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है जीमन इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीमन इफेक्ट हमारे पास है क्या, फिर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और फिर बारी बारी हम इसकी दोनों टाइप्स को कैलकुलेशन वाइज डिस्कस करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे एनर्जी की वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर जीमन इफेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। splitting of the spectral lines under the action of the uniform magnetic field is known as the Zeeman effect। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपके पास
जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी लाइंस, जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं, अगर वो स्पेक्ट्रल लाइंस उनके ऊपर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जो लाइंस होंगी, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी ये सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। मतलब एक स्पेक्ट्रल लाइन है वो 2-3 में डिवाइड हो जाएगी और इसी तरीके से 3-4 में भी डिवाइड हो सकती है। तो इसे हम कहेंगे ज़ीमन इफेक्ट। कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसे, जैसे हमने एनर्जी लेवल्स पढ़ा हुआ है, एनर्जी बैंड्स पढ़ा हुआ है, हमने बीएससी में, आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा एनर्जी लेवल को। तो उसमें हम एनर्जी लेवल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे कि हमारे पास ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए, ये n इज इक्वल टू 2 के लिए, ये n इज इक्वल टू 3 के लिए। इन्हीं एनर्जी लेवल्स की हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इनके ऊपर अब अप्लाई कर दें मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि हमने मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई की है या कम अप्लाई की है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने की। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो यही वाले जो लेवल्स हैं हमारे पास, जिन्हें मैं स्पेक्ट्रल लाइंस बोल रही हूँ, एनर्जी लेवल्स, ये सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होकर हमें जो स्ट्रक्चर देंगे उसे, उसका नाम हम रखते हैं ज़ीमन इफेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पर अगेन हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल लूं कि हाइड्रोजन एटम को मैंने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जो इसकी एक्सटर्नल फील्ड होगी वो इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं उन्हें शिफ्ट करेगी। शिफ्ट करने का मतलब ये उसको स्प्लिट कर देगी, विच इज नोन एज द ज़ीमन इफेक्ट, जिसको हम ज़ीमन इफेक्ट का नाम देते हैं। ज़ीमन हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस इफेक्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1896 में, उसी के नाम पर हम इस इफेक्ट को ज़ीमन इफेक्ट कहते हैं। तो चलिए इसकी डिटेल में जाते हैं। ये तो आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लिया। हमारे पास जो ज़ीमन इफेक्ट होता है उसके बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। हमने ज्यादा डिटेल से इन्हें डिस्कस नहीं करना, लेकिन जो एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट है, क्योंकि हमारा जो लास्ट में टॉपिक था कि हमने एप्लीकेशन जो परटर्बेशन थ्योरी की डिस्कस करनी है वो एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट है, तो हम एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट को लेते हुए हम हैमिल्टोनियन की वैल्यू और एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट के बारे में। नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है, इसका भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए, तो इसलिए हम पहले इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि हमारे पास जो ज़ीमन इफेक्ट होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, एक तो होती है हमारे पास नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट, दूसरी हमारे पास क्या होती है, एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट। ये जो नॉर्मल और एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट है ये बेस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कि आपने कब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई की है और कब मैग्नेटिक फील्ड कम अप्लाई की है, इसके ऊपर ये बेस कर रही है। तो इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे तरीके से कि अगर हम हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तब हमारे पास क्या होगा, और अगर हम लो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तब हमारे पास क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी जो पहली टाइप है नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट, हम इसे डिस्कस करते हैं। नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट क्या है हमारे पास, जिसमें हम अप्लाई करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म तो होगी लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस केस में, नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट के केस में हम मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई अप्लाई करते हैं। अब हाई अप्लाई करने से हमारे पास क्या होता है कि जो नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगी। अब ये कैसे सेपरेट होंगी और कितनी लाइंस में फर्दर सेपरेट होंगी ये भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पहला पॉइंट देख लिया इसका। नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं जीरो इलेक्ट्रॉन स्पिन स्टेट के साथ। मतलब नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट आपको कब मिलेगा, जब हम स्पिन को कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो प्लस माइनस हाफ है, मतलब प्लस हाफ भी हो सकती है और माइनस हाफ भी हो सकती है। लेकिन नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट हम कब ऑब्जर्व करेंगे, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई की है, ज्यादा अप्लाई की है मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल है, उसकी स्पिन को हम कंसीडर नहीं कर रहे, वहां पर स्पिन जीरो है। तो ऐसे केस में हम नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। अब इसमें क्या होता है, जो इसका बेसिक जो पॉइंट है, जो डिफरेंस शो करता है इसमें,
और एनोमलस जीमन इफेक्ट में वो ये है कि वन स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इनटू 3 स्पेक्ट्रल लाइन। जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट होता है उसमें हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है, जब हम उसे एक स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो 0 हो, तो वहां पर क्या होता है, हमारे पास वो 3 स्पेक्ट्रल लाइन में डिवाइड हो जाती है। तो जब वो 3 स्पेक्ट्रल लाइन में डिवाइड हो जाएगी, इसका मतलब है आपको अब 1 से 3 फर्दर लाइंस मिल गई। तो अब उन्हें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये होता कब है? नॉर्मल जीमन इफेक्ट होता है बेसिकली ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। मतलब हम स्पिन को तो कंसीडर नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सिर्फ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को। अब यहाँ पर मैं आपको एक फार्मूला बता रही हूँ कि हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ये लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा हुआ होगा शायद, कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, जनरल हम क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कहते हैं कि उसे हम जे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन के जो उसकी पार्टिकल की स्पिन होती है उसके सम के इक्वल होता है। अब मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ कि स्पिन तो पार्टिकल की 0 है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन, इसका मतलब है यहाँ पर इस फॉर्मूले में स्पिन को तो आप 0 लेंगे नॉर्मल जीमन इफेक्ट में। बाकी आपके पास क्या रह गया, सिर्फ ये वाली टर्म रह गई, J इज इक्वल टू एल। अब L आपको क्या बता रहा है? L आपको बता रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसका हम कहते हैं कि जो पार्टिकल है वो जब मूव करता है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 2l+1, इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। L हमारे पास 0 होगा तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगी। L हमारे पास 1 होगा तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 3 मिल जाएगी। इसी तरीके से ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट किसकी वजह से होता है, उसके बेसिक पॉइंट्स हमारे पास क्या है। अनोमलस जीमन इफेक्ट भी हम इसी पॉइंट जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, इसी का डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब हमने पीछे कहा कि जब हमारे पास एक लेवल है, एनर्जी लेवल है, मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये जो एनर्जी लेवल था ये सेपरेट हो गया है 3 में। इसका मतलब है ये जो एक एनर्जी लेवल था ये सेपरेट हो रहा है इन 3 में। तो अब मैं क्या कहूंगी कि यहाँ पर इस लेवल की जो एनर्जी थी, जो फ्रीक्वेंसी थी, वो फ्रीक्वेंसी अब सेपरेट हो गई है इन 3 केसेस में। तो अब हमने कहा कि ये 3 लेवल में डिवाइड हो गई, इसका मतलब यही जो फ्रीक्वेंसी थी इसमें चेंज आया, ये 3 लेवल्स में डिवाइड हो गई। जब हम कहते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली हम वहां पर कहते हैं कि वहां पर वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। तो अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया है इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया, जो ये मैंने इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है। फॉर्मूला है आपके पास डेल्टा न्यू, फ्रीक्वेंसी को हम क्वांटम मैकेनिक्स में न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने न्यू लिखा हुआ है। डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस ई बी ओवर 4 पाई एम। ई इज दी चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इज कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको हम कहते हैं ये जीमन शिफ्ट है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें शिफ्ट मिलता है वो इक्वेशन 1 में मेंशन है। अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर हमने चेंज इन फ्रीक्वेंसी तो बता दिया, हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो उसके लिए आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हम कहते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के इक्वल होता है। तो चलिए मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, तो ये आ जाएगा v बाय लैम्डा के इक्वल। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करेंगे, f को न्यू कहेंगे, v को c कहेंगे और लैम्डा को लैम्डा ही कहेंगे। तो ये आपकी ये वाली इक्वेशन बन गई, न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, जो मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2 में मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन 1 की भी समझ आ गई, इक्वेशन 2 की भी समझ आ गई। अब हम यहीं से इक्वेशन 2 से फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यूज, जो हम पुट करेंगे अगेन इक्वेशन 1 के अंदर। सॉरी, इक्वेशन 1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे उस वैल्यू के अंदर जो हम फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से और 3 से। तो मैंने इक्वेशन 3 में क्या किया कि न्यू को एज इट इज रहने दिया, ये c आ गया हमारे पास एज इट इज,
लेमडा को जब ऊपर ले गई तो लेमडा इनवर्स हो गया। इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट जब हम करेंगे लेमडा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैंने डी न्यू डी लेमडा लिखने की बजाय मैंने यहाँ पर डेल्टा न्यू लिख दिया है, क्योंकि हम स्मॉल चेंज को कंसीडर कर रहे हैं, वेरी स्मॉल चेंज। तो मैंने यहाँ पर डी भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा न्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस सी आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये जो लेमडा की पावर -1 है ये स्टार्ट में आ जाएगी और फिर -1 -1 -2 आ जाएगा, और ये देखें लेमडा की पावर -2 आ गया आपके पास इक्वेशन 4 में। तो अब यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई। अगर मैं यहाँ से डेल्टा न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो डेल्टा न्यू आपको मिल जाएगा, ये जो डेल्टा लेमडा है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें ये टर्म मल्टीप्लाई की हुई है इक्वेशन 5 में। तो यहाँ से अब आपको डेल्टा न्यू की वैल्यू मिल गई। इसी 5 को मैंने रीअरेंज करके इक्वेशन 6 में लिख दिया है। तो ये आपके पास आ गई डेल्टा न्यू इज इक्वल टू -c बाय लैम्डा स्क्वायर इनटू डेल्टा लेमडा, ये वैल्यू आ गई। ये जो सिर्फ मैंने क्या किया है कि ये जो लेमडा की पावर -2 थी मैं इसे ले गई हूँ डिवीजन में, प्लस हो गई है ये पावर। तो अब यहाँ पर आपके पास डेल्टा लेमडा भी आ गया। इसे रीअरेंज करके अगेन मैंने इक्वेशन 7 में लिख दिया कि डेल्टा न्यू लेमडा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, कुछ भी चेंजिंग नहीं की हुई, सिर्फ हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया है। तो अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं डेल्टा न्यू की। यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा न्यू की। जब हम डेल्टा न्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन 8। अब यहाँ पर देखें जो डेल्टा न्यू की वैल्यू थी ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। बाकी जो आपकी वैल्यू है वो सेम है, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी आपका सेम रहा। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू है इक्वेशन 8, ये वैल्यू प्रोवाइड कर रही है मुझे किस चीज की, चेंज इन वेवलेंथ की। तो यहाँ से दो जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं, चेंज इन फ्रीक्वेंसी और चेंज इन वेवलेंथ, इसको हम कहते हैं जीमन शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, और ये वाला जो है ये जीमन शिफ्ट है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ में चेंज आ गया। तो इससे रिलेटेड अगर कोई फॉर्मूला कोई आ जाए आपके पास न्यूमेरिकल के चेंज इन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करें या जीमन शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ फाइंड आउट करें तो आप ये वाले फॉर्मूलाज यूज करेंगे। अब ये जो हमारे पास आई है इक्वेशन 8, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, मैंने आपको अभी बताया ये वेवलेंथ में चेंज प्रोवाइड कर रही है, जिसको हम कहते हैं जीमन शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की, ये कितने में डिवाइड होती हैं और इसके लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं जिसे हम कहते हैं सिलेक्शन रूल। तो सिलेक्शन रूल को हम एक अलग टॉपिक मतलब डिस्कस करेंगे इसे डिटेल से, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दूंगी कि सिलेक्शन रूल हमने कैसे अप्लाई किया है। तो सिलेक्शन रूल में हम क्या करते हैं कि जब हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है तो और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, हमने सिर्फ ये बात की कि फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, हमने ये नहीं कहा कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, इंक्रीज हुई या सेम रही, क्योंकि एक लेवल जब सप्लेट हो रहा था 3 में तो हो सकता है इस लेवल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाए, हो सकता है इस लेवल की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, हो सकता है इस लेवल की फ्रीक्वेंसी चेंज ही ना हो, वो सेम रहे। तो हमारे पास तीनों तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम तीनों को डिस्कस करते हैं कि हम सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग इन्हें कैसे लिख सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज हो रही है, तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू आ जाएगा। ये डेल्टा न्यू वही है जो आपने ऊपर डिस्कस किया है फ्रीक्वेंसी चेंज। तो यहाँ पर क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो इसमें ये फैक्टर एड अप हो गया, लेकिन जब हमारे पास डिक्रीज हो रही होगी तब हम इससे माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखें ये इंक्रीज हो रही है, मैंने आगे क्या किया है सिर्फ डेल्टा न्यू की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी है, ये मैंने लिखा भी है कि ये डेल्टा न्यू की वैल्यू है। तो ये जो इक्वेशन 10 है ये आपको उस लेवल की फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रही है जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी सप्लिट होने के बाद ज्यादा हुई है। तो अगर किसी लेवल की फ्रीक्वेंसी सप्लिट होने के बाद कम हो रही हो तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे
और माइनस करते वक्त हम क्या करेंगे, जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर जैसे हमने ऊपर किया है। तो ये आपको इक्वेशन 12 वो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगी जो एनर्जी लेवल कम फ्रीक्वेंसी दे रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो अगर कोई भी चेंज ना आए, कोई लेवल ऐसा है जिसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज आया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, मतलब उसकी ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी थी उसी के इक्वल है ये। तो ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज आ गया। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बन रही हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल हमें क्या कहता है, तो जो डेल्टा एल है, मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, वो आपका दो तरह से डिफाइन हो सकता है कि या तो जीरो हो या इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो। इसका फार्मूला है पूरा, जब हम सिलेक्शन रूल का टॉपिक पूरा पढ़ेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर, क्योंकि हम जीमन इफेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये पॉइंट है तो मैंने इसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ML 0 भी हो सकता है, ML प्लस माइनस 1 भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जो तीन एनर्जी लेवल स्प्लिट हुए हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कि हमारे पास नॉर्मल में एक लेवल 3 में डिवाइड हो जाएगा, उनकी जो आपके पास वैल्यूज आनी चाहिए ना एल की, वो इस तरीके से आनी चाहिए, मतलब 0 है और +1 है और -1 है। अब आप देखें आपकी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, ये देखें ये 0 वाली टर्म, फिर +-1, ये देखें ये प्लस वाली टर्म और ये माइनस वाली, और तीन ही हमारे पास लेवल थे। तो ये उनकी वैल्यूज आ गई कि जो L है वो एक टाइम 0 होगा, L हमारे पास एक टाइम +1 होगा और L फिर हमारे पास -1 होगा। तो ये तो देख लिया हमने कि हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन रूल को। तो हमने नेक्स्ट में यही जो हमारे पास लेवल आ रहे थे, इसी के अकॉर्डिंग ये मैंने डायग्राम बनाई है कि पहले हमने ओरिजिनल, हमारे पास ये जो लेवल मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है इतना, ये वाला, ये हमारे पास ओरिजिनल लेवल है। तब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, 0 है मैग्नेटिक फील्ड, ओरिजिनल कंडीशन में एटम है हमारे पास, एनर्जी लेवल उसकी जो थी वही है। तो जब हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया, यहाँ पर देखिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं रखी, बल्कि ग्रेटर है, मतलब बहुत ज्यादा है, जो हमारी कंडीशन है कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट में ज्यादा ही होनी चाहिए, तो वो मैंने रखी है यहाँ पर। तो जैसे ही हमने ये मैग्नेटिक फील्ड इस लेवल के ऊपर अप्लाई की, ये स्प्लिट हो गए 3 लेवल में और हमने उन्हें नाम दे दिया 0, +1, -1 का। तो ये तो था हमारा आज का नॉर्मल जीमन इफेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट में हम अनोमलस जीमन इफेक्ट को डिस्कस करेंगे और फिर अनोमलस जीमन इफेक्ट का हैमिल्टोनियन भी फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में आपको कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। ये हमारा टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें हमने अभी अनोमलस जीमन इफेक्ट को डिस्कस करना है, हैमिल्टोनियन को डिस्कस करना है, फिर टोटल हैमिल्टोनियन को भी फाइंड आउट करना है। तो इस लेक्चर का जो पार्ट 2 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।